जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज हब 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। ये विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो भी आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। सवाल नंबर 1 ये कह रहा है दोस्तों कि जो पदार्थ आसानी से जल जाता है उसे क्या कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से जल जाता है या आसानी से आग लग जाते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है दाह्य पदार्थ, ऑप्शन बी है अदाह्य पदार्थ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दाह्य पदार्थ उसे कहते हैं दोस्तों। दाह्य पदार्थ उसको कहा जाता है जो पदार्थ आसानी से जल जाता है या आग लग जाते हैं जिसमें, उसको हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है मित्रों कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जल जाता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई तापमान, ऐसा कोई ताप, ओके, जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी वस्तु जल जाता है या जलना शुरू कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं। उस टेम्परेचर को, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है गलनांक, ऑप्शन बी है दाह्य पदार्थ, ऑप्शन सी है ज्वलन ताप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उस ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वलन ताप कहा जाता है उसे, ज्वलन ताप कहा जाता है दोस्तों। मैंने जिस ताप पर वस्तु जल जाए उस ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। दोस्तों, जिस वस्तु का ज्वलन ताप जितना कम होगा वो वस्तु जल्दी जल जाएंगे, जिसमें जल्दी आग लग जाएंगे। जिसका ज्वलन ताप जितना ज़्यादा होगा उसमें जल्दी से आग नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, मोमबत्ती का जलना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को जलने के लिए क्या होना चाहिए। किसी वस्तु को जलने के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑप्शन बी हवा होना चाहिए, ऑप्शन सी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि किसी वस्तु को जलने के लिए वह ज्वलनशील भी होना चाहिए और हवा का उपस्थिति भी होना चाहिए। दोनों होगा तभी कोई पदार्थ जल पाएगा, अन्यथा ये असंभव है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। तो ये है सवाल नंबर आपका 5। पांचवा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है केरोसिन तेल में, ऑप्शन बी है हवा में, ऑप्शन सी है पानी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो का राइट और सटीक जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, अर्थात पानी में। पानी में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस का जो है वो ज्वलन ताप जो है वो बहुत कम है। मतलब आसानी से वो आग लग जाता है। ओके, मतलब रूम टेम्परेचर में ही वो आग लग जाते हैं, इसी कारण से उसको पानी में डूबो कर रखा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि माचिस की तिल्लियों पर कौन सा रसायन लगा होता है। जो माचिस का तिल्ली होता है हमारा, ओके दोस्तों, ये जो माचिस का तिल्लियाँ होता है, ये जो माचिस का तिल्ली होता है, ये जो होता है माचिस का तिल्ली पर ये जो रसायन लगा होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है। आपका ऑप्शन है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी है सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो आपका माचिस के तिल्ली पर लगा होता है और लाल फास्फोरस माचिस के ऊपर लगा होता है। ओके दोस्तों, ये माचिस के ऊपर लगा होता है। ओके, ये माचिस के डिब्बे पर, अर्थात डिब्बे पर जो लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो माचिस के तिल्ली पर लगा होता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 7। 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है, 7वां नंबर सवाल ये है दोस्तों कि मोम किससे बना होता है? मोम किससे बना होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन और कार्बन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन और कार्बन से मोम बना होता है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये कर रहा है कि आग पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? आग पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आग को हम लोग? ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है दाई पदार्थ को हटाकर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर, ऑप्शन सी है उसके ज्वलन ताप को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, अगर हमें आग पर नियंत्रण पाना है, ओके दोस्तों, तो जो जलने योग्य पदार्थ है उसको हटाकर, ओके दोस्तों, उसको हटाकर उसको आग को कम कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बंद कर कर, ओके दोस्तों, उसके ज्वलन ताप को बढ़ाकर, अर्थात ऑप्शन डी जो है ये सभी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 9। 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस भरा होता है? अग्निशामक यंत्र वह यंत्र होता है आग लगने पर इसके माध्यम से ही आग को हम बुझा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें जो गैस होता है वो कौन सा गैस उसमें भरा होता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात CO2 इसमें भरा होता है। ओके दोस्तों, CO2 इसमें भरा होता है अग्निशामक यंत्र में। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती में जो आग लगा होता है उसके कितने क्षेत्र होते हैं? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन 4, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, अर्थात 3 जो होता है उसका क्षेत्र होता है। मोमबत्ती के आग का 3 क्षेत्र होते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 11। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि तड़ित का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तड़ित का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तड़ित का अर्थ क्या है, तड़ित का मतलब क्या है? तड़ित का मतलब क्या है? मतलब आकाशीय बिजली। तड़ित का मतलब होता है आकाशीय बिजली। जब मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, जब वो बिजली उत्पन्न होता है तो उसी को बोलते हैं हम तड़ित। तड़ित का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो आपका ऑप्शन है माइकल फ्राडे ने, ऑप्शन बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन सी है एडिसन ने, ऑप्शन डी है न्यूटन ने। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका पता लगाया था। ओके दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका पता लगाया था। ओके, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट है, अर्थात 2 आवेश होते हैं। एक आपका धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ओके दोस्तों, एक आपका धनावेश होता है, एक आपका ऋणावेश होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल आपका 13। 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि जिस पदार्थ से होकर आवेश स्थानांतरित होता है वह क्या कहलाता है? जिस पदार्थ से होकर आवेश स्थानांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं या जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है चालक, ऑप्शन बी है कुचालक, ऑप्शन सी है सुचालक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए चालक, वो आपका चालक कहलाते हैं। ये आपका राइट आंसर है। बात करें कुचालक की और सुचालक की, ओके, जिससे पदार्थ नहीं, जिससे आवेश नहीं जाता है, ओके, जिसमें आवेश नहीं पहुंचता है
उसको हम कुचालक कहते हैं, और जिसमें आवेश पोस्त है उसको हम सुचालक कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 14। 14 नंबर सवाल ये है कि आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? आवेशों को मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब बिजली गरजते हैं, जब बिजली धरती में पहुंचते हैं, ओके, जब बिजली टकराने के बाद, मेघ गरजने के बाद जब धरती तक पहुंचती है, तो इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओके, बिजली का गरजना और पृथ्वी तक पहुंचने की क्रिया जो होता है, इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन है चालक, ऑप्शन बी है सुचालक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है विद्युत विसर्जन। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विद्युत विसर्जन के नाम से इस क्रिया को जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 15। 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा कौन सा है? प्राकृतिक आपदा कौन सा है? आपका ऑप्शन है चक्रवात, ऑप्शन बी है तूफान, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, सॉरी चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, तूफान भी प्राकृतिक आपदा है, और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। ओके दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 16। 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ओके, उस यंत्र का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ओके दोस्तों, और सिस्मोग्राफ से जो होता है वो भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों की रिकॉर्ड किया जाता है किससे? सिस्मोग्राफ से। और एनीमोमीटर की बात करें, ये एनीमोमीटर की बात करें तो इससे हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 17। 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को क्या कहा जाता है? बड़े भूभाग में, ओके, बड़े भूभाग में उगाई जाने वाले उपयोगी पौधे को क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है बीज, ऑप्शन बी है फसल, ऑप्शन सी है पौधा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे फसल कहा जाता है। ओके दोस्तों, क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 18। 18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल क्या कहलाती है? जो वर्षा के मौसम में जो खेती किए जाते हैं, जो फसल उगाए जाते हैं, उस फसल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन है खरीफ, ऑप्शन बी है रबी, ऑप्शन सी है जायद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, खरीफ के नाम से जाना जाता है। आपको दोस्तों खरीफ के नाम से जाना जाता है। बात करें रबी की, जो सर्दी मौसम में जो फसलें किए जाते हैं उसको हम रबी फसल के नाम से जानते हैं, और गर्मी के मौसम में जो फसल उगाए जाते हैं उसे हम जायद के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 19। 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि फसलों में पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसल में जो हम पानी देते हैं उस पानी देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन है जुताई, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है निराई, ऑप्शन डी है बुआई। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपका जो है राइट आंसर है सिंचाई के नाम से जानते हैं। बात करें जुताई की, कि जब हम खेत में हाल चलाते हैं, ओके दोस्तों, हाल चलाने की क्रिया को हम लोग हल चलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। और निराई की बात करें, खेत से जब हम छोटे मोटे जंगलों को या खरपतवार को हम बाहर निकालते हैं, ओके, फसल के अंदर से, फसल के बीच से जब हम लोग छोटे मोटे जंगलों को या खरपतवार को हम बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं।
और जब खेत में हम लोग बीज बोने की कार्य करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बुआई कहते हैं दोस्तों। बीज बोने को हम लोग बुआई कहते हैं, खरपतवार को निकालने की क्रिया को हम लोग निराई कहते हैं, पानी देने की क्रिया को हम लोग सिंचाई कहते हैं, और हल जोतने की क्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 20 नंबर सवाल ये कह रहा है कि खेतों में मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। खेतों में मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहलाती है। इससे पहले क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 21 नंबर सवाल ये कह रहा है कि जैविक खाद के क्या लाभ हैं। जैविक खाद के क्या लाभ हैं। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है जल सोखना, ऑप्शन बी है गैस विनिमय, ऑप्शन सी है जीवाणु संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है उपयुक्त, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें जैविक खाद की कि जैविक खाद होता क्या है। ओके दोस्तों, छोटे मोटे मृत पौधों से, ओके, छोटे मोटे मृत पौधों से और गाय बकरी भैंस के गोबर से जो खाद उत्पन्न होता है या बनाए जाते हैं उसी को हम लोग जैविक खाद कहते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक खाद प्रयुक्त या उपयोग नहीं होता है। ओके दोस्तों, जैविक खाद में बिल्कुल मृत पौधे से और पशु के गोबर से इस खाद को बनाया जाता है। इसी को हम लोग जैविक खाद कहते हैं। ओके दोस्तों, जैविक खाद कहते हैं। इसके लाभ की बात करके इससे क्या लाभ होता है। ओके दोस्तों, इस पे जो आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर है। जल सोखना, गैस विनिमय, जीवाणु की संख्या में वृद्धि, जो खेती के लिए पोषक तत्व उपयुक्त करता है। ओके दोस्तों, जिससे खेती का उपजाऊ में वृद्धि होता है। ओके दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है आपका सवाल नंबर 22 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंचाई के कौन सा स्रोत है। निम्नलिखित में से सिंचाई के कौन सा स्रोत है। आपका ऑप्शन है नदी, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है झील, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो सिंचाई का जो साधन है, सिंचाई का जो स्रोत है वो नदी भी है, तालाब भी है, झील भी है। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पर राइट होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका डी है जो राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 23 नंबर सवाल ये कह रहा है कि सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या है। सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या है। ऑप्शन ए है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन बी है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि छिड़काव तंत्र है और ड्रिप तंत्र है ये सिंचाई के ये दोनों तरीके उपयोग किए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो सी यहाँ पर आपका राइट होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल में आपका 24 नंबर सवाल ये है दोस्तों कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केचुआ को, ऑप्शन बी है चूहा को, ऑप्शन सी है चिड़िया को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। केचुए को जो है, केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र होता है। केचुआ को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत पेड़ पौधों को वो लोग खाद में परिवर्तन करते हैं। ओके, और जमीन को मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे हमारा उपजाऊ ज़्यादा होता है। इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 25 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है रेशम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पटसन भी और कपास भी और रेशम भी ये तीनों जो है ये तीनों ही प्राकृतिक रेशा है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।